नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए विजय रथ में। जी हाँ, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी आपकी जो है वो पुरजोर चल रही होगी। अगर आप इस वीडियो को खोल दिए हैं जैसे सीजीएल के रिगार्डिंग, तो आप एक काम करना है, इस वीडियो को कम से कम आपको आधा देखना है। देखने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बने रहना है या नहीं। और अगर आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपके हाथों में है। लोगों तक इसे इतना पहुँचाइए कि बस ये वायरल कंटेंट हो जाए। और वायरल कंटेंट कहने का मतलब कि जब कंपटीशन में ज़्यादा लोग होंगे तो कंपटीशन का अलग मज़ा आएगा। और कंपटीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, तो आपको पता है, एक तरफ से आपको झारखंड जीके का वीडियो लगातार मिल रहा है हमारे इस विजय रथ में, और दूसरे तरफ से हमारे विज्ञान का जो प्रश्न है ना, वो आपको लगातार देखने को मिल रहा है। तो बस विज्ञान के प्रश्न को देखते चलना है। और एक आपको पता है एग्ज़ाम जो हम लोगों को लिखना है जेएसएससी सीजीएल, उसमें विज्ञान से लगभग 20 प्रश्न होंगे। सभी 20 प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग करेंगे जो है निवारण। प्रत्येक दिन प्रत्येक सेट को करना है और एग्ज़ाम आते आते इतना दुरुस्त कर लेना है अपने आप को कि कहीं और से कंटेंट हम लोगों को जुटाने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा हम लोग यहीं से एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए। अब सीधा हम लोग आते हैं सेशन के ऊपर, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो हमारा सेशन सामान्य विज्ञान पे आधारित है, जिसके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। जिसमें कि पहला प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 71 दिख रहा है। ये भी हमारा जो है एक प्रैक्टिस सेट से लिया गया प्रश्न है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का मतलब हो गया डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका पता लगाना है सर, तो आप कहिएगा बिजली का पता लगाना है। और बिजली यानी कि क्या, तो बिजली यानी कि करंट। तो आप सभी को पता है हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं करंट को फाइंड करने के लिए, करंट को जानने के लिए। तो उस डिवाइस का नाम हम लोग देते हैं, देखिए ऑप्शन ए में ही दिख गया हमारा प्यारा सा गैल्वेनोमीटर। उस उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर। अगर आपको कहीं पे दिख जाए क्या आमीटर, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको भी हम लोग प्रयोग करते हैं जब करंट का वैल्यू लार्ज होता है, तो हम लोग अमीटर का यूज़ कर लेते हैं। और जब वही बिजली हमारी हल्की फुल्की रहेगी तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न हमारा रहा। इसके ऑप्शंस को ज़रा देखिए। दूसरा ऑप्शंस लिखा है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा, ये विंड स्पीड को फाइंड करने के लिए, हवा के चाल को हम लोग ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं एनीमोमीटर का। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो बैरोमीटर सर याद रखना है, क्या याद रखना है, बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने में यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हम लोग कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब का पता करना हो। उसी तरह लैक्टोमीटर का हम लोग कहाँ यूज़ करने वाले हैं सर, तो लैक्टोमीटर का यूज़ हम लोग करते हैं गुरुजी जहाँ पे हम लोगों को प्योरिटी ऑफ मिल्क, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड करना हो तो हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग कर लेते हैं। और प्योरिटी ऑफ मिल्क का मतलब आपको पता है क्या होता है, तो दूध की शुद्धता। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। इसी तरह का लगातार डिस्कशन रहेगा। आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना है कि कलम से आप लिखते जाइए और कॉपी के ऊपर जो है नोट डाउन करते जाइए जो जो पॉइंट्स यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारा जो है वो कितना है, तो अगला प्रश्न संख्या 72। कहता क्या है हमारा प्रश्न संख्या 72, ज़रा उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, न्यूटन के गति के, यहाँ पे आगे लिखा है तीसरा, जो आपको शायद सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो जरा ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शंस क्या कहता है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे ना सर क्या तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम बल के बारे में बताता ही नहीं।
ये तो दूसरा नियम बता देता था बल के बारे में, लेकिन स्टेटमेंट को अभी भी मैं सही नहीं कहूंगा, सिर्फ बल के बारे में दूसरा जो है नियम बताता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अब कहीं ना कहीं बात कर रहा है जोड़ने वाली, लेकिन यहां पे भी थोड़ा गलत बोल रहा है। हम लोग स्टेटमेंट क्या याद किए थे न्यूटन थर्ड लॉ का, तो आपको याद होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहते भी थे, इसमें बहुत बड़ा मीम चला था कि आप किसी को एक चाटा मारते हैं तो अगला भी आपको एक चाटा मारता है, इट मीन्स व्हाट, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो यहाँ पे जरा देखिए, हम किसी को एक चाटा मारे, वो दोबारा से अगले को मार रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे दो अलग अलग, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक ही निकाय। तो ये वाला स्टेटमेंट जो एक ही निकाय दे दिया ना, इसको गलत कर दिया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखा है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जी हाँ, अगर हम इधर से लगा रहे तो हमारा दिशा इधर से उधर की ओर है, और अगला उधर से इधर की ओर लगा रहा है तो उसका दिशा विपरीत है, उधर से इधर की ओर लगने लगता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाना है। तो डी ऑप्शन क्या ही देखना, फिर भी चला थोड़ा देख लेते हैं, चलते हैं। तो बल दूरी पर निर्भर है, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, तो इसको छोड़कर हम लोग ऑप्शन सी इसका सही मानते हुए आगे बढ़ गए। अब देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कितना है, तो प्रश्न संख्या 73, 73। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो जहां पे वर्ड रासायनिक आ जाए ना, तो हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है, और क्या याद रखना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया कह रहा है। और जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा रासायनिक प्रतिक्रिया है, और एग्जाम में अक्सर ऐसा ही होता है, क्या हम लोग नहीं को भूल जाते हैं और गड़बड़ वहीं कर देते हैं। तो नहीं को आपको याद रखना है, नहीं है मीन्स यहाँ पे 3 रासायनिक प्रतिक्रिया होंगी और एक नहीं। रासायनिक प्रतिक्रिया जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, याद रखिएगा कहीं ना कहीं बात केमिकल रिएक्शन की हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन होगा 3, और एक जो है हमारा वो नहीं होगा। तो जब हम लोग अपघटन का बात करते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे अपघटन ऑक्सीडेशन का बात, तो ये जो है हमारा एक प्रकार है किसका, रासायनिक प्रतिक्रिया का। फिर ऑक्सीकरण, देखिए यहाँ पे बोल ही रहा ऑक्सीजन का एडिशन, तो सॉरी, फिर अगर अपघटन दिया है ना, तो कहीं ना कहीं उपचयन और अपचयन जो बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन को दिखाना होगा। और दूसरा जो है ये ऑक्सीडेशन हो जाना है, तो ऑक्सीडेशन भी हमारा रासायनिक प्रतिक्रिया है, रिडक्शन भी हो तो वो भी है, सीधा याद रखना है। और गुरुत्वाकर्षण तीसरा ऑप्शन है। तो गुरुत्वाकर्षण तो आप सभी को याद होगा, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिकी में पढ़ते हैं, तो वो कहाँ केमिस्ट्री में दिखेगा, रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया में तो वो आ नहीं सकता। चौथा ऑप्शन को देखिए, तो लिखा है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की जब बात करते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, जहाँ पे कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी आयोनिक का मतलब क्या होगा, तो आयोनिक कंपाउंड्स को, वैसा यौगिक हम लोग कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड का मतलब वैसा यौगिक जो आवेशों से बना होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है क्या है, केमिकल रिएक्शंस प्रतिक्रिया है हमारे रासायनिक, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण जो है ना सर, ये तो फिजिक्स में आता है, तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था नहीं है, और नहीं है कौन, तो गुरुत्वाकर्षण। ये हमारा रहा 73 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अब आइए 74 की ओर। 74 प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। 74 नंबर है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा, क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले तो ये जो केल्विन पैमाना है, केल्विन पैमाना हमारा अगर बोले कोई भी टेम्परेचर का, तापमान का, तो वो एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है,
आपको सबसे पहला तो यही याद रखना है। दूसरा, आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास 9 में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। और अगर आपसे कभी एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि सीधा वैल्यू भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है 273.16 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो 273.16 केल्विन हो जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न हमारा क्या है कि आपको दिए गए ताप में डैश, अब ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तो 273 घटाना होगा, 273 जोड़ना होगा, 173 से विभाजित करना, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। 273 से गुना करना, तो गुना भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं? सो देखिए यहाँ पे लिखा 0 डिग्री 273 के बराबर है, और हम लोग क्या करने चाहते हैं, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस में बदलना है। केल्विन में दिया है, मतलब इसमें दिया है, आपको इसमें लेकर आना है। तो इसको इधर से उठा के इधर, इसको इधर से पटकेंगे इधर की ओर, जैसे ही पटकेंगे इक्वल टू के उधर, तो पिछले वाले सेशन में हमने विजय रथ वाले सेशन में आपको एक कहानी बताई, और क्या कि जैसे ही इक्वल टू के उधर वाला प्लस इधर आएगा ना सर, तो वो माइनस में बदल जाएगा, मतलब आपको घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा? तो 273, क्योंकि अभी दिखा आपको 0 किसके बराबर है, तो आप कहिएगा 273 के, तो आपको 273 जो है ना वो घटाना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा लग रहा है सेशन, तो आपको क्या करना है, लाइक, और लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। साथ ही साथ याद रखिएगा एकदम सेशन को जानदार बनाना आपके हाथों में है। कैसे? तो चैनल को सब्सक्राइब करके। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो प्रश्न संख्या 75, 75वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को या फिर की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये हम लोग सीधा सीधा याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, क्या? प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सर क्या, तो इसी चीज को कहते हैं तीव्रता। ये ऑप्शन हमारा दिया है तीव्रता, ये सीधा याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा तीव्रता। आपसे कभी पूछ देगा पिच के बारे में, तो पिच याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि पिच ये हमारा साउंड का कैरेक्टर है, तो जो पिच है ना, ये लक्षण साउंड का किस पे निर्भर करता है, तो आपको लिखना है जो पिच होगा हमारा वो दो तरीके का, एक तो कहते हैं हाई पिच और दूसरा कहते हैं लो पिच। ये निर्भर करेगा किस पे, तो अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ये निर्भर करता है। आपको कमेंट करके बताना है फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग हिंदी माध्यम में क्या बोलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, तो प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम किसके द्वारा बताया गया है, प्रश्न हमारा सिंपल सा यही है। और इसको याद रखना है आपको डायरेक्टली, वो हमारे महान साइंटिस्ट कौन थे, तो जोसेफ प्रोस्ट, जो कि ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली में दिया गया है। हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नियम जब दो हम लोग कहते हैं रासायनिक तत्व जुड़ते हैं। तो एक तो हमारा हो गया स्थिर अनुपात के नियम जो कि जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था, और दूसरा सर है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम लोग कहते हैं मास को अगर हिंदी में बोला जाए तो हम लोग कह देते हैं क्या, तो आप कहिएगा मास को तो हम लोग कहते हैं सीधा सीधा, मास वाला वर्ड हिंदी में एग्जैक्ट जो है वो मुझे ही अभी याद नहीं आ रहा है। हालांकि मास को हिंदी में अगर आप याद करने की कोशिश करें तो उसको कहते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो कहते हैं मास को, और नियम है तो हम लोग कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान के संरक्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो दिया गया था किनके द्वारा, तो एंटोनियो लुवेजियर के द्वारा। तो ये वाला नाम हम लोगों को याद रख लेना है। फिर है ये जैक्स चार्ल्स,
तो ये जैक्स चार्ल्स जो है इन्होंने बताया था गैस लॉज। जब हम लोग गैसों के नियम पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगा रॉबर्ट बॉयल, और रॉबर्ट बॉयल का था क्या, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब कोई ऑप्शन का ये आंसर बनेगा तो मैं वहां पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आपको जो है मैं रिलेशन बता दे रहा हूं। और दूसरा है जैक्स चार्ल्स, ये था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी इस क्वेश्चन में अगर इसको डिस्कस करना शुरू करें तो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग जहां पे इसका उत्तर बनेगा वहां पे बारीकी से आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कितना है, तो ये है 77। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे दिख नहीं रहा वो लिखा हुआ है तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट से आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, और ये एक्चुअली में काम हुआ भी है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग तत्वों का जो पढ़ते हैं सिंबल, वो प्रतीक, वो ये लास्ट इन्हीं के द्वारा बताया गया था जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आप भी जब गौर करते होंगे तो तत्व का जो प्रतीक है उसका एक या दो अक्षरों से ही मिलता जुलता रहता है। तो ये कौन बोले थे, तो ये महान साइंटिस्ट हमारे ऑप्शन ए वाले जे बर्जिलस, सिर्फ यहाँ पे नाम दिया है बर्जिलस, इनका पूरा नाम था जे बर्जिलस, जिन्होंने दिया है। अब इसके बाद क्या है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं वो आपको पता है, नहीं तो आप पिछले वीडियोस पे जाकर देख लीजिए। हमारा जेएसएससी सीजीएल का पूरा सीक्वेंस पे वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। फिर है डेमोक्रेटिस, तो ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटिस जो दो साइंटिस्ट थे ना, ये दोनों तत्वों के बारे में सबसे पहले बताए थे, एटम के बारे में, वहाँ से इनका नाम हम लोग जोड़ेंगे। और लुविसियर के बारे में तो अभी हमने ऊपर वाले, जी हाँ आप बोल सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शंस में ही डिस्कस किया है, तो वो वहां से हो गया। अगला हमारा प्रश्न संख्या है 78। क्या कहता है, तो देखिए, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता हम लोग कहते हैं सर किसको, तो आप कहिएगा कि सर ये तो कहते हैं अंग्रेजी माध्यम वाले वैलेंसी। तो जी हाँ, अंग्रेजी माध्यम वाले इसको वैलेंसी कहेंगे और हिंदी माध्यम वाले इसको कहते हैं संयोजकता। और याद होगा जब हमारी आखिरी कक्षा बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो पूर्ण हो, तो हम लोग कहते हैं ना कि सब कोई जीवन में क्या चाहता है, आराम। काम किसको पसंद है, सब सोचता है कि हम रेस्ट करें। बुजुर्ग जब हो जाते हैं लोग, हम ही लोग कोई टाइम आएगा बुजुर्ग हो जाएंगे तो सब सोचते हैं कि आराम करें, कितना दिन काम करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की भी कहानी है, हमारे परमाणुओं की भी कहानी है। तो वो जब पूर्ण हो जाए तो उसकी संयोजकता कहते हैं हम लोग, मोह माया प्यार मोहब्बत दुनियादारी सब छोड़कर खत्म, हम लोग को आप बस एंजॉय करना है। तो संयोजकता यहाँ पे लिख देना है आपको, क्या हो जाएगी, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, डी यानी कि आपकी प्यारी सी दुलारी सी देवसेना, ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 79। क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सरणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो जैसे ही आप आवर्त सरणी को देखिएगा ना तो एक टेढ़ी सी रेखा यहाँ दिखेगा जिसको हम लोग कहते भी हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और ये क्या अलग करेगा, तो हमारे प्यारे से धातु को हमारे दुलारे से अधातुओं से। तो बस ऐसा ऑप्शन आपको जहां दिखेगा उसको टिक कर दीजिए। धातुओं को हेलोजन से तो नहीं, धातुओं को मेटलॉइड से तो नहीं, ये खुद मेटलॉइड होते हैं, याद रखिएगा ये लगभग मेटलॉइड होते हैं। धातुओं को अधातुओं से, जी हाँ हमारा ऑप्शन सी में ऐसा दिखा, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, धातुओं को अधातुओं से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है प्रश्न संख्या 80। कहता क्या है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑस्मियम, लिथियम, सोना,
टंगस्टन। अगर यहाँ पे टंगस्टन नहीं होता तो हम लोग सोना करके आगे निकल जाते, बाबू सोना वाला कहानी बना लेते। लेकिन टंगस्टन आपको पता होगा बल्ब का तंतु, हम लोग जो बल्ब घर पे यूज करते हैं उसके तंतु में टंगस्टन होता है और कितना हीट होने के बाद भी वो टूटता नहीं। इट मीन्स इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों के दोनों अधिक होते हैं। तो सीधा टंगस्टन को टिक कीजिए और बढ़ जाइए आगे अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 81। कहता है रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को एक और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो आपको पहला ऑप्शन दिखता है फीमर। तो फीमर आपके पता है जांघ के पास एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं फीमर, तो हो नहीं सकता है। दूसरा वृक्ष, पेड़ पौधा का बात यहाँ पे नहीं करना, हालांकि वृक्ष हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होगा बट ये तो वहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे जब एग्जाम में रहेंगे। रिब्स, रिब्स आपको पता है रिब्स क्या? तो रिब्स तो हमारे ये आगे आपको दिखता है ना, रिब्स एकदम छूते हैं तो पता भी चलता है। तो रिब्स उसको कहते हैं, एकदम पतला पतला इसे जो सिक्स पैक वाला कहानी बताते हैं। और दूसरा यहाँ पे बचा आपके पास ऑप्शन क्या, जब तीनों को एलिमिनेट कर लिए तो मेरुदंड, मतलब रीढ़ को एक और नाम से जानते हैं और वो नाम हमारा है मेरुदंड, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे इसलिए सही है। आइए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 की ओर। कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा का मतलब शुगर लेवल को बहुत कम होने से बचाता है? कम होने से बचाता है। देखिए कम करने के लिए किसको यूज करते हैं? तो आपको याद होगा नाम, कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंसुलिन को। कहते हैं ना किसी को कि शुगर हो गया है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बता दूं, थोड़ा वो आ गया है धुंधला। तो इंसुलिन का हम लोग यूज करते हैं जब किसी को ब्लड शुगर हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब हमको उसको कम करने से बचाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यही पेनक्रियास के पास होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि दोनों चीज रिलीज करेगा, एक ये इंसुलिन और दूसर का जो कि इसको बहुत कम होने से बचा देगा। और कम होने से बचाने वाला जो है उसका नाम बी, यानी कि बाहुबली वाला ऑप्शन हमारा ग्लूकागॉन। क्या नाम हो जाएगा? ग्लूकागॉन, याद रखना है। उसी तरह का यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है ऑक्सीटोसिन का यूज़ ये फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, आपको बताना है किसके लिए। और वैकोप्रासिन, ये दोनों के दोनों फीमेल बॉडी से रिलेटेड है। वैकोप्रासिन तो नहीं, ऑक्सीटोसिन एक और दूसरा जो है वो नॉर्मल है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 83, 83। कहता क्या है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एक हार्मोन है बहुत बड़ा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। टी ऐसे करके इसका नाम हो जाता है, सॉरी टी कह रहा हूँ, FFF ट्रिपल F इसका नाम भी हो जाता है। तो वो हार्मोन क्या है, जब देखिएगा इन जनरल मान लीजिए रोड पे हम लोग ऐसे चल रहे थे, पीछे से कोई आके धक्का देता है तो अचानक से एक जो अंदर से आता है ना इंस्टेंसेस, थोड़ा डर वाला, वो हार्मोन रिलीज होता है, तब ऐसा होता है। वो हार्मोन कौन है? तो वो हार्मोन को हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन। याद रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, आपको जो अच्छा अच्छा सोचने के लिए भी प्रेरित करता है वो भी यही हार्मोन है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए यही हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं अब इसके बाद। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो रहा प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84। और प्रश्न संख्या 84 क्या कहता है वो देखिए, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो कहता है यहाँ पे ऑप्शंस, जरा ऑप्शंस के हिसाब से इसका उत्तर होगा। पहला लिखा है लैंगिक प्रजनन, दूसरा लिखा है बाइनरी विखंडन, तीसरा है वनस्पतिक जनन और चौथा है हमारा अलैंगिक प्रजनन। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन मतलब हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे तो कोई विविधता आने का चांस नहीं है। और इसी का एक प्रकार है बाइनरी विखंडन, जहाँ पे भी आप कह नहीं सकते कि कोई विविधता होगी। वनस्पतिक जनन भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई विविधता आएगी नहीं। लेकिन जैसे ही बात करेंगे हम लोग लैंगिक प्रजनन की, जो कि होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस रिप्रोडक्शन में हमारा क्या हो जाएगा,
तो विविधता देखने को मिलेगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 86, और प्रश्न संख्या 86 क्या कहता है वो देखते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या यहाँ पे 85 ही है, वो देखते हैं। मासिक धर्म के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, खास करके महिलाएं, लड़कियां इनके बारे में बहुत ही बेहतर समझती हैं। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है। तो जब हम लोग मासिक धर्म का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आता है बात यूटरस का, और इसके बारे में भी विस्तार से कभी बताया जाएगा अलग से सेशन लेकर। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो यूटरस का, और यूटरस जो है वो बना होता है इंडोमेटेरियम टिश्यू से, इंडोमेटेरियम उत्तकों से। और जो इंडोमेटेरियम उत्तक है ना, ये टूटना शुरू होता है, और वही हमारे बॉडी से, यानी कि हमारे महिलाएं, हम कह सकते हैं हमारी बहनों, माओ या फिर जो भी हैं, उनसे बॉडी से बाहर आता है रक्त के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे जो ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है, क्योंकि पहला शुक्राणु ये तो हो नहीं सकता है। अंडाशय होता, बट यहाँ पे लिखा अंडाशय के फटने से, तो ऐसा होता नहीं है। योनि की दीवारों को टूटने से, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। होता इसलिए है क्योंकि गर्भाशय के परत के टूटने से जो ब्लड निकलता है, वही यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, रक्त की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाना है। अगला हमारा प्रश्न क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 86, और प्रश्न संख्या 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ, उसके लिए जरूरी है। अगर कोई खेती कर रहा है तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और इसमें जो बैक्टीरिया होगा ना, वो देखिए सल्मोनेला, तो सल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड किसी को हो जाता है तो यही जो है वहाँ पे अपना रोल दिखाता है। ई कोली हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया को तोड़ता है, सॉरी, जो कि हम लोग डाइजेस्टेड फूड जो कहते हैं ना, तो उसको छोटा छोटा कणों में तोड़ने का काम करता है। और गंगा रिवर में भी यही पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे लिखा है स्यूडोमोनास, तो स्यूडोमोनास जो है ये हम लोग प्लांट में बोलते हैं, प्रोटोजोआ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या अपना बाहुबली, ऑप्शन बी, दैट इज राइजोबियम। तो याद रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका मदद करेगा। अगला प्रश्न संख्या है 87, कहता क्या है डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। असमान अनुजात कोशिकाओं का यहाँ पे कह रहा है। तो जब हम लोग बात करेंगे विजाणु जनन, इसमें ऐसा होगा नहीं। असमान अनुजात, विखंडन में भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, और विभाजन में भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है मुकुलन में, जो कि इंग्लिश में कहें तो बडिंग कहेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 हमारा क्या कहता है उसकी और फिर धीरे धीरे इस सेशन का हम लोग आखिरी पड़ाव की ओर पहुंचेंगे। और अगर आपको सेशन लगातार अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये इफेक्टिव है, यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर करना है, और लाइक तो आप कर ही दिए होंगे अब तक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। प्रश्न संख्या 88 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। जी हाँ, नहीं पे गौर कीजिएगा, नहीं लेता है पूछा है। अब दिया है ऑप्शन क्या, पत्ते, जड़, तना, फूल। अगर यहाँ पे फूल नहीं होता तो शायद हम पत्ते टिक करके आगे बढ़ जाते, बट ऑप्शन में दे दिया है फूल, और हमको पता है फूल जो है वो हमारा कैसा, तो लैंगिक जनन दिखाता है। तो लैंगिक जनन दिखाएगा तो वनस्पतिक जनन में तो आएगा नहीं। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन डी यानी कि देवसेना जो कि फूल है वो सही हो जाना है। नाम भी देवसेना और उसके साथ आ भी रहा है फूल। अब देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा विज्ञान से नहीं, शायद ये कंप्यूटर से है, बट पढ़ ही लेते हैं साथ ही साथ। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना आपसे पूछे तो डायरेक्ट वन लाइनर याद रखिएगा, सन 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, जो कि विज्ञान के एक सेट का पूरा प्रश्न कवर करता है, होगा निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को एक जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। और डायरेक्ट याद रखिए, कश्मीरी हिरन हम लोग कहते किसको हैं? तो पहला ही ऑप्शन इसका है जो कि लिखा है हंगूल। हंगूल को ही कहते हैं कश्मीरी हिरन। अगला कोई भी ऑप्शन नहीं देखेंगे हम लोग। हंगूल के साथ इस सेशन का हम लोग करेंगे आज समापन। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।